नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। शाहबाज जरी इलाके की रहने वाली 16 वर्षीय साक्षी हत्याकांड में पुलिस को 6 किरदारों के बारे में पता चला है, जिनके इर्द गिर्द पुलिस की तफ्तीश चल रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि साहिल खान ने इतनी बेरहमी से सड़क पर कई लोगों की मौजूदगी में साक्षी पर हैवान बनकर इतने वार क्यों किए। इन 6 किरदारों से अब गहन पूछताछ के इस बाद ही साक्षी हत्याकांड की सच्चाई से पर्दा उठ पाएगा। पुलिस ने आरोपित साहिल खान को पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इससे पूछताछ के बाद पुलिस अन्य किरदारों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। रिमांड के ग्राउंड के बारे में पुलिस ने बताया कि साहिल ने वारदात के बाद रिठाला में चाकू फेंकने की बात कही है। उसके निशानदेही पर चाकू बरामद करना है। पूछताछ के आधार पर वारदात की कड़ियां जोड़ना है। पुलिस साक्षी, नीतू और साहिल सभी किरदारों के इंस्टाग्राम अकाउंट की तफ्तीश कर रही है। साहिल से कुछ पोस्ट भी पता चला है कि उसकी काफी लड़कियों से दोस्ती थी और वो अक्सर लड़कियों को चिढ़ाने के लिए अपने इन महिला दोस्तों की मदद से अपने प्रोफाइल पर कमेंट करवाता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कई किरदार जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, साक्षी हत्याकांड में अलग अलग किरदारों की एंट्री हो रही है। इस तमाम किरदारों से पूछताछ की जानी है दिल्ली पुलिस के द्वारा, किस तरीके की है जानकारी? हत्याकांड के साक्षी हत्याकांड के अंदर सबसे बड़ा जो मुख्य आरोपी है वो है साहिल। साहिल से लगातार दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ भी कर रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा 2 दिन का इनका रिमांड जो है वो लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से साहिल की तरफ से ये बताया गया है कि वो साक्षी को इसलिए मारा है क्योंकि वो पहले किसी के और के संपर्क में थी। परवीन नाम का जो व्यक्ति था जिसका टैटू उसने बनवाया हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं वो चिढ़ा करता था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो उसकी साक्षी की जो सहेलियां हैं उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतू की बात करें या फिर आरती की बात करें, आरती भी कहीं ना कहीं उसी के साथ थी और उस समय कहते हैं उससे पहले मिलके आई थी बाजार के अंदर। मगर जहां पर बात करें जिस तरीके नीतू की तो नीतू के पास वो लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से रह भी रही थी। मगर नीतू का जो हस्बैंड है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से साहिल ने साक्षी का मर्डर किया है और बेरहमी से लगातार चाकुओं से कई बार किए थे और जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया है कि आसपास काफी लोग हैं मगर किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां तक ये बात करें जिस तरीके से साहिल के जो कहते हैं जो मित्र है यानी कि आकाश, उससे भी पूछताछ की जाएगी। 6 किरदारों के ऊपर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो निगाहें हैं वो है और लगातार उनसे पूछताछ की भी जा रही है। और लगातार जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि साहिल जो है वो कहीं ना कहीं गलत संगतों के अंदर था और पूरे इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर लोग बाग देख रहे हैं यानी कि जो आसपास की जो घटना को देख रहे हैं उनकी तरफ से भी यही जानकारी दी गई है कि आवाज कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्कों के अंदर बैठकर नशा करते हैं, शायद भी उसी में से एक है। इस तरह की तमाम जानकारी जो है दिल्ली पुलिस के पास मिल चुकी है। मगर दिल्ली पुलिस जो है अभी परवीन का इंतजार कर रही है जो बाहर से कहते हैं उत्तर प्रदेश से आएगा और उससे पूछताछ की जाएगी, जिसका टैटू साहिल कहते हैं साक्षी के हाथ में बना हुआ था। मगर यहाँ पर पूरी घटना के अंदर 6 नामों के जो किरदार है वहां पर दिल्ली पुलिस की जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट की जा रही है कि दिल्ली पुलिस का जो डर है वो कहीं ना कहीं लगातार आरोपियों के बीच में नहीं देखने को मिल रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार इस तरीके के हत्याकांड हो रहे हैं, इससे पहले भी चाहे कंझावला कांड की बात हो या उससे पहले कई ऐसे कांड हुए हैं जो हत्याकांड ये जो है वो रूह सिहर देते हैं, हर किसी की रूह कांप जाती है ऐसे हत्याकांड को देखकर। लेकिन बदमाशों में दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल बात करें, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं जो पहले भी देखने को मिली है, कहीं कंजावला की बात करें या फिर कहे कहते हैं आरोशी की बात करें या फिर और मर्डरों की बात करें, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। बेरहमी से वार किए गए थे, बेरहमी से मर्डर किए गए थे। यहाँ पर भी साक्षी के साथ भी वही चीज देखने को मिली है, क्योंकि साक्षी जो है वो 16 साल की बताई जा रही है और यहाँ तक कि जो साहिल है वो भी, उसकी भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं बताई जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बेरहमी से लगभग 15 से 20 वार किए गए हैं, उसके अंदर भी साफ जाहिर है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे को खराब करने के लिए भी पत्थरों से वार किया गया था। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, पुलिस का डर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है और जो पूरा इलाका है जहां पर ये घटना घटी है वहां पर भी इसी तरीके का आलम जो है, क्योंकि शाबा डेयरी इलाके के अंदर बात करें तो आवारा लोगों की बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गश्त देखने को मिलती है। लगातार कहीं ना कहीं जो शराब का नशा करते हैं, किसी को भी छेड़ देते हैं, किसी के साथ भी कहते हैं घटना कर देते हैं, इस तरीके का आरोप जो है बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं साक्षी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं साहिल ने जो मर्डर किया था और उसके अंदर लगातार कई बार किए थे, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं साहिल ने शराब का नशा भी कर रखा था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर हाँ, ये जरूर बताया कि साहिल ने सारा क्या है, इस घटना को अंजाम देने से पहले कहीं ना कहीं शराब का इस्तेमाल जरूर किया था। मगर यहाँ पर उसके जो मित्र है यानी कि आकाश, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो भी देखा गया है, उससे भी दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। मगर कहीं ना कहीं पूरी घटना से एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, दिल्ली के अंदर कहते जो इस तरीके के लोग हैं उनके बीच में पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाती नजर आ रही है। पुलिस जो है वो सख्ती से अगर पालन करती या फिर सख्ती से कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को रोकने की कोशिश करती तो शायद कहीं ना कहीं साक्षी जो है वो शायद जिंदा हो सकती थी। जी राजीव, आरोपी साहिल को रिमांड पर ले लिया गया है, आज भी रिमांड पर रहने वाला है साहिल। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए यहाँ पर बात करें, दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं 2 दिन का साहिल का रिमांड जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुका है। दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। आज भी कहीं ना कहीं उसी रिमांड की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। जब परवीन की बताई जाए बात करें, जो बाहर रहता है उसको भी दिल्ली पुलिस जो लेके आ रही है उससे भी पूछताछ की जाएगी। साक्षी के परिवार से ही बात करें तो साहिल के परिवार से भी लगातार कहीं ना कहीं राजनेता जो है वो भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे वो भाजपा के हो। हंसराज हंस की बात करें या फिर आतिशी की बात करें, सभी कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं उसके ग्रुप में शामिल हुए होने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच की घड़ी को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया जो दिल्ली पुलिस के बाद जानकारी मिली है कि साहिल ने आखिर में मारा क्यों था और इतनी बेरहमी से क्यों मर्डर किया गया साक्षी का। दूसरा, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच के अंदर बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा बाकी किरदारों से किस तरीके से पूछताछ की जा सकती है और पूरे घटनाक्रम के अंदर कितने बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें रिठाला की, तो रिठाला के अंदर साहिल के द्वारा जो चाकू फेंका गया था अभी तक उसकी भी शिनाख्त नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस जो है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं रिठाला पुलिस जो है रिठाला के अंदर उससे चेकिंग करी जाएगी, यहाँ पर जांच की जाएगी कि चाकू कहां पर फेंका गया था। उस चाकू को 15 दिन पहले खरीदा गया था, तो ये भी जानकारी मिल पा रही है। तमाम जो पहलुओं से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो पर्दा उठाने की कोशिश करते नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से तमाम तरह के खुलासे इसमें हो रहे हैं, अब की साहिल का एक दोस्त भी है जिससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है, बाकी अन्य जो हैं, चाहे अगर साक्षी की दोस्त नीतू की बात करें या फिर एक और दोस्त आरती है उसकी बात करें, इनसे पूछताछ कब होगी? किस तरीके की बातें अभी इनके द्वारा की जा रही है? देखिए यहाँ पर बात करें नीतू की और आरती की, तो जो साक्षी की फ्रेंड बताई जा रही है उनसे कुछ पूछताछ जरूर की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मगर नीतू की बात करें तो उसकी तरफ से भी कहा गया है कि वो कहते थे पूरी जानकारी दे चुकी है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतू के ही घर पे रहती थी वो और कुछ समय से ही वो वहां रह रही थी। आरती की बात करें तो आरती की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, साहिल जो है उसका पीछा करा करता था, ये सारी जानकारी जो है वो साक्षी ने ही दी थी। मगर साक्षी जो है वो कहीं ना कहीं शायद साहिल से डरी हुई थी और उनको भी लगता था कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, ये आरती का कहना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पूरी घटना घटी है उससे तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके के अंदर दहशत बिल्कुल देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं आकाश की बात करें जो साहिल का मित्र है, जो एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो भी देखा गया है, उससे भी दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर साहिल के परिवार की बात करें, साहिल का परिवार भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है और जहाँ पर वो किराए पर रहते थे वहां पर भी ताला लगा हुआ है। मगर साहिल के जो पिता है उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। मगर सब
सबकी तरफ से यही कहा गया कि साहिल इस तरीके की घटना नहीं कर सकता था, मगर करी है तो क्यों करी है, उसका खुलासा जो है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस करने की कोशिश कर रही है। मतलब देखा होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं, और जो 6 किरदार जो साक्षी के आसपास है या फिर घटनाक्रम के आसपास है, उन सभी से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब बिजली महंगी नहीं हुई तो पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ता से नए तरीके से वसूली की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन 20 से 25 तक महंगा करने की तैयारी चल रही है। पावर कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। अब इसको लेकर सुनवाई होगी। अगर आयोग कॉर्पोरेशन की सुनवाई से सहमत हुआ तो बिजली कनेक्शन महंगा हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश शर्मा के मुताबिक पिछले कई दिनों में बैठक में तय हुआ था कि कॉस्ट डाटा बुक जो तैयार किया गया है उसमें जीएसटी नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद भी आयोग की तरफ से प्रस्ताव बना, उस पर जीएसटी जोड़ दिया गया है। अब उपभोक्ता परिषद इसका विरोध करने पर का विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि जब बिजली की दरें महंगी नहीं हुई तो पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ता से नए तरीके से वसूली करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कनेक्शन 20 से 25% तक महंगा करने की तैयारी चल रही है। पावर कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर नियामक आयोग को प्रस्ताव भी भेजा है। अब इसको लेकर सुनवाई होगी और अगर आयोग कॉर्पोरेशन की सुनवाई से सहमत हुआ तो बिजली कनेक्शन महंगा हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बैठक में तय हुआ था कि कॉस्ट डाटा बुक जो तैयार किया जाएगा उसमें जीएसटी नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन बावजूद इसके आयोग की तरफ से प्रस्ताव बना, उस पर जीएसटी को जोड़ दिया गया है। अब उपभोक्ता परिषद इसका विरोध करने पर विचार कर रहा है और इसका विरोध किया भी जाएगा, क्योंकि अगर विरोध नहीं किया गया तो ये जो बिजली की दरें हैं वो उत्तर प्रदेश में महंगी हो जाएगी और बिजली कनेक्शन जो है वो 20 से 25% तक महंगा करने की तैयारी जो है वो कॉर्पोरेशन कर रहा है और कॉर्पोरेशन इसमें सफल हुआ, क्योंकि नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और आयोग कॉर्पोरेशन की सुनवाई से सहमत हुआ तो बिजली कनेक्शन महंगे हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से एक बार फिर से बिजली कनेक्शन जो है वो 25% तक महंगा हो सकता है, ये बात कही जा रही है क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव दिया है आयोग को। देखिए, इससे पहले जो प्रस्ताव दिया था पावर कॉर्पोरेशन ने, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बिजली के दरों को लेकर कंपनियों ने प्रस्ताव दिया था नियामक आयोग, लेकिन नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और ये कहा जा सकता है कि आप कान घुमाकर जो बात कही जाती, कान घुमाकर जो ग्राहक है उनसे पैसा लेना चाहती कंपनी, और अब एक प्रस्ताव गया है जिसमें ये कहा गया है 20 से 25% तक प्रस्ताव दिया गया है कि 20 से 25% जो नए कनेक्शन उस पर पैसा बढ़ाया जाए। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को पहले महंगी बिजली देना था, अब उसके बाद जो बिजली कनेक्शन है उसको देने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन उसमें 20 से 25% तक बढ़ोतरी की बात की जा रही है। लेकिन नियामक आयोग को ये प्रस्ताव चला गया है और प्रस्ताव के बाद नियामक आयोग फैसला लेगा कि आखिरकार क्या जो है फैसला होता है नियामक आयोग को लेना है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा सकता है कि जीएसटी में बिल
जोड़कर ये पहले भी ये बात आई थी सामने की, जिसमें कॉस्ट डेटा बुक किया जाएगा, जिसमें आप जो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष है अवधेश, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कॉस्ट डेटा की बात कही गई थी उसमें कि नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन वो भी जोड़कर कंपनी भेज रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक कान घुमाकर एक बार फिर जनता की जेबों पर एक महंगाई की मार मारने के लिए बिजली कंपनियां पूरी तरह से तैयार है। और अब बिजली कनेक्शन में बढ़ोतरी की बात कही, जिसके लिए नियामक आयोग को ये प्रस्ताव दे दिया गया है। प्रस्ताव अभी दिया गया है जितेंद्र, इसके बाद आयोग जो है वो सुनवाई करेगा और अगर आयोग सहमत होता है तो बिजली कनेक्शन महंगा हो सकता है। क्या कुछ प्रस्ताव में मुख्य रहा और ये जो सुनवाई होनी है इसके बाद बिजली कनेक्शन कितना महंगा हो सकता है? देखिए, प्रस्ताव जो गया है वो बिजली कंपनियों की ओर से 20 से 25% तक उसमें बढ़ोतरी की बात कही गई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उस प्रस्ताव में 20-25% बढ़ाने की बात कही है और नियामक आयोग को फैसला लेना है कि जो प्रस्ताव उनको गया है वो सही है या नहीं सही है जनता के हित में। क्योंकि इससे पहले जो राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी न की जाए। 25,000 करोड़ का जो जनता का पैसा पड़ा है उन पैसों को कहीं न कहीं उसका यूज किया जाए और अब एक बार फिर बिजली कंपनियां बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो पाए तो नए कनेक्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से जहां पर 9वीं कक्षा के छात्रों से बातचीत करेंगे आज मुख्यमंत्री भगवंत मान। 10 बजे स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्रों से बातचीत की जाएगी। लगभग 94 स्कूलों के छात्र इस चर्चा में शामिल होंगे। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्रों से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत करेंगे और इस बातचीत में बच्चों को कई तरह के सुझाव दिए जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। चंडीगढ़ से यह जानकारी आपको बता रहे हैं। 9वीं कक्षा के बच्चों से बातचीत की जाएगी। 10 बजे का समय रखा गया है। 10 बजे स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। लगभग 94 स्कूलों के छात्र इस चर्चा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम के साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे और बच्चों से बातचीत की जाएगी। यह जानकारी चंडीगढ़ से बता रहे हैं आपको। 9वीं कक्षा के बच्चों से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत करेंगे, परिचर्चा होगी और इसमें बच्चों के एक्सपीरियंस जाने जाएंगे। बच्चों को किस तरीके की समस्या पढ़ाई में आ रही है वो जाने जाएंगे ताकि स्कूलों को और ज्यादा अपग्रेड किया जा सके। सीएम मान इसको लेकर बच्चों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा के छात्रों से आज बातचीत की जाएगी। 10 बजे का समय रखा गया है। 10 बजे स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्रों से मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत करेंगे और लगभग 94 स्कूलों के छात्र इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान बच्चों से बातचीत करेंगे, 9वीं कक्षा के बच्चों से बातचीत करने का कार्यक्रम है, क्या कुछ अहम जानकारी? आज पंजाब के मुख्यमंत्री और हरजोत सिंह बैंस शिक्षा मंत्री पंजाब जो है आज मुलाकात बच्चों से करेंगे। 94 के करीब जो है बच्चों से आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और 9वीं छात्र के ये बच्चे 9वीं जो कक्षा है उसके ये छात्र है और जिनके साथ आज पंजाब के मुख्यमंत्री आज बातचीत करते हुए नजर आएंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो पंजाब सरकार की तरफ से नए बनाए गए हैं उससे लेकर सारी बातें जो की जाएंगी और पूछा जाएगा कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही है और जो दिक्कतें जो आ रही है उनको कैसे जो है सॉल्व किया जाए, इस पर बाद में चर्चा भी होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दूर देखा जाए तो हरजोत सिंह बैंस लगातार जो है स्कूलों का दौरा भी करते आए हैं। पीछे कल भी जो है जो है स्कूल में गए थे और दौरा किया था। हालांकि अगर देखा जाए तो स्कूल एविडेंस बनाने की सरकार बात कर रही है और लगातार स्कूलों में एविडेंस बन भी रहे हैं।
और जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री आज स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और सुबह 10 बजे का समय जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया है और साथ में मौजूद रहेंगे। समय सुबह 10 बजे का निर्धारित किया गया है। क्या बच्चों से फेस टू फेस मिलेंगे या फिर वर्चुअली, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अगर बात की जाए कार्यक्रम के बारे में अभी जो है पूर्ण तौर पर जानकारी नहीं है कि फिजिकल तौर पर मिलेंगे या जो है नेट के जरिए जो है मीट जो है वो की जाएगी। हालांकि अभी तक पूर्ण तौर पर स्पष्ट जो है नहीं है। तो लगातार देखा जाए तो हालांकि यही जो कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है छात्राओं से मिलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या समझा जाए? देखिए, 9वीं छात्र के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब वो 10वीं जमात में भी जो है अगले साल जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं जो पूर्ण तौर पर जो कठिनाइयाँ उनको आ रही है पढ़ाई में, उनको सॉल्व करने की जो बात की जा सकती है और स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो है बच्चों को कठिनाइयाँ आ रही है उनको जो है पूर्ण तौर पर जो है ठीक करने की बात पंजाब के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और आगे कैसा स्कूल ऑफ एमिनेंस बढ़ाया जाए, आगे कैसे पढ़ाई को अच्छा स्तर पर लाया जाए, इस पर सब पर जो है बच्चों से बातचीत होगी और बच्चों से व्यू भी लिए जाएंगे कि कैसे जो है उनको जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। लगातार स्कूलों की बात की जाए, स्कूल कैसे है, हालांकि पहले से देखा जाए स्कूल काफी अच्छे नहीं थे, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जो है स्कूल अच्छे करने की बात जो है करती हुई नजर आई और लगातार स्कूल में परिवर्तन जो है आता भी जा रहा है और अध्यापक भी जो है स्कूलों में भर्ती किए जा रहे हैं। छात्रों के बीच मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, सूबे के मुखिया उनके बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह छात्रों में देखा जा रहा है? देखिए, छात्रों में उत्साह तो बहुत है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पहली बार जो छात्रों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहले तो देखा गया था उनकी मंत्री है शिक्षा मंत्री जो है जाते थे, पर अब जब मुख्यमंत्री जो है उनसे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह जो है वो काफी देखा जा रहा है। और बच्चे भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जो है मिले और उनसे बातचीत करते हुए हम उनको अपनी कठिनाइयां जो है बताते हुए मिलेंगे। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के दिवंगत नेता गिरीश बापट के निधन से खाली हुई पुणे लोकसभा सीट को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। पुणे लोकसभा सीट किसे मिले, इसके लिए दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। जल्द ही लोकसभा उपचुनाव होने की संभावना है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी के बीच पुणे की सीट किसे मिलनी चाहिए, इसे लेकर रसाकसी देखने को मिल रही है। इस सीट पर अजित पवार ने एनसीपी के दावे के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पुणे की इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अजित पवार ने कहा था कि जिसके पास ज्यादा ताकत है उसे यह सीट मिलनी चाहिए। उसके बाद पुणे में एनसीपी की ताकत ज्यादा है, इसलिए अजित पवार की स्थिति ये है कि यह सीट एनसीपी को ही दी जानी चाहिए। इस सब की पृष्ठभूमि में सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन ऐसी कैसे, जो जीतेगा उसी की सीट होगी। अगर यह फॉर्मूला सही रहा तो पुणे लोकसभा उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी आसानी से जीत जाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के दिवंगत नेता गिरीश बापट के निधन के बाद पुणे लोकसभा सीट खाली हुई है और इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि पुणे लोकसभा सीट पर सभी महाविकास अघाड़ी के तीनों जो घटक दल हैं वो अपना दावा कर रहे हैं और तीनों का ये कहना है कि वो यहाँ मजबूत स्थिति में है और उनको यहाँ पर
सीट मिलनी चाहिए, लेकिन संजय राउत का इस पर बयान सामने आया है। संजय राउत ने साफ कहा कि जो जीतेगा उसी की ये सीट होगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी के बीच पुणे की सीट किसे मिलनी चाहिए, इसे लेकर रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पुणे लोकसभा सीट जो है उसको लेकर अबरार बरकरार है महाविकास अघाड़ी में, और किसे ये सीट मिले ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की पुणे में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्षी दल और पक्ष दल दोनों तैयारियां कर रही है, उसमें कल एनसीपी ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया। महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं जिस पर लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, लेकिन हालांकि तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले देखा जा रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और इसके अलावा कल करीब 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने सीट बंटवारों को लेकर चर्चा की। खास बात यह रही कि पुणे की लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि वह सीट हमारी है और ये परंपरागत सीट कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस वहां मजबूत हुई है, कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, जिस पर एनसीपी नेता अजित पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो लोग मजबूती से दावे पेश करेंगे उन्हें यह सीट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं किया कि कांग्रेस को दिया जाएगा, बल्कि यह कहा कि एनसीपी मजबूत हुई है और एनसीपी को यह सीट मिलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं यह मंशा है कि पुणे की लोकसभा उपचुनाव के दौरान सभी दल जो है पूरी अपनी अपनी तैयारियां लोगों को बता रहे हैं और अपने अपने सीटों को बंटवारे को लेकर जो है चर्चा कर रहे हैं। जी, ये लोकसभा का जो उपचुनाव है इसको महाविकास अघाड़ी क्या अलग अलग लड़ रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल पुणे लोकसभा उपचुनाव में तीनों पार्टियां अपना अपना ताकत आजमा रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का ऐसा मानना है कि जो जीतेगा उसे ही सीट मिलेगी, यानी कि जिसकी ताकत ज्यादा है पुणे में उसे यह सीट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पहले से रहा है, लेकिन उनके सांसद के दिवंगत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कोशिश पूरी कर रही है कि वह उस सीट से चुनाव लड़वाए और जितवाए। इसके अलावा शिंदे गुट की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि उनका भी उम्मीदवार दावेदारी पेश करेगा, वह अगर जीतता है तो उसे सीट मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में भी होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि हालांकि इसके पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व वहां रहा है, कांग्रेस के काफी ताकतवर कार्यकर्ता वहां रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को मौका दिया जाता तो शायद इस सीट को कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन जिस तरह से एनसीपी यह दावा पेश कर रही है कि आने वाले बीते 5 सालों में एनसीपी की ताकत बढ़ी है, खासकर पुणे में जिस तरह से एनसीपी की ताकत बढ़ी है, उससे यह साफ हो जाता है कि एनसीपी को अगर मौका दिया जाता तो एनसीपी सीट अपनी निकाल सकती है। तो तमाम अटकलें हैं जिस पर अब जो है नेतागण अपनी सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, संजय राउत का बयान सामने आने के बाद महाविकास अघाड़ी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आगे विधानसभा चुनाव भी हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, तो अगर ये रार बरकरार रही तो आगे के 2 चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, कल जिस तरह से एनसीपी ने बैठक की है अजित पवार के नेतृत्व में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग हुई है। हालांकि 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी इस विषय को लेकर मीटिंग में रखा था, लेकिन शिवसेना की तरफ से यह कहा गया है कि जो जमीन जिसने सींची है वही उसका हकदार होगा। खास बात यह है कि जो जीतेगा उसी को यह सीट मिलेगी। इसके अलावा संजय राउत एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि थोड़ा थोड़ा बलिदान सबको देना पड़ेगा, यानी कि अगर सीट जीतनी है तो सबको आपसी सामंजस्य बिठाना होगा, मतभेद भुलाकर जो है एकमत होना पड़ेगा, तभी इस पर जीत हासिल की जा सकती है। हालांकि
संजय राउत ने फार्मूला भी बताया कि जिस तरह से कस्बे चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल की थी, ठीक उसी तर्ज पर पुणे का उपचुनाव होना चाहिए और जिसमें महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। तो यानी कि महाविकास आघाड़ी ये तय कर चुकी है कि अगर उम्मीदवार होगा तो महाविकास आघाड़ी का ही होगा, जीत भी होगी तो महाविकास आघाड़ी की होगी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें जून का महीना बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर पर उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में विपक्षी दलों में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के तहत बड़े नेताओं की जनसभा उत्तराखंड में होने लगेगी, ये सभी कार्यकर्ता जो अभी विपक्षी दलों के पास हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आएंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमने कल से ही विधिवत रूप से कार्यक्रम की श्रृंखला का शुभारंभ किया है। कल हमारे केंद्रीय मंत्री बालियान जी यहाँ आए हुए थे और सोशल मीडिया के माध्यमों से हमारा भेंट हुई, संपर्क हुआ, संवाद हुआ। अब हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हम लोग चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें सोशल मीडिया का भी सहयोग चाहते हैं। दृष्टिकोण से हमारे अब लोकसभा स्तर पर सोशल मीडिया के जो बंधु हैं उनके साथ हमारी संवाद का कार्यक्रम रहेंगे और मीडिया सोशल मीडिया के कार्यक्रम तय किए 1 से लेकर 5 तारीख तक कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकों के कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में हमारे नितिन पटेल जी आने वाले हैं, हमारे अश्विनी त्यागी जी रहने वाले हैं, दुष्यंत गौतम जी रहने वाले हैं, रेखा वर्मा जी रहने वाले हैं, उनके कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं। कल हमारी मोर्चों की संयुक्त बैठक भी प्रदेश स्तर पर यहाँ पर होगी और मोर्चों को भी हम लोग प्रत्येक परिवार हर घर तक संपर्क का दायित्व देने वाले हैं। कोई घर न छूटे, हर घर में 9 साल के बच्चों को पत्र जाएगा। इस उद्देश्य कार्यक्रम सरकार ने तैयार किया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, लेकिन इस जनसंपर्क अभियान के बीच महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही उत्तराखंड में कार्यक्रम शुरू होने लगेंगे, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां शुरू होने लगेगी, वैसे ही विपक्ष को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के कई बड़े नेता, कई कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और जैसे ही ये जनसभाएं शुरू होंगी, ये तमाम कार्यकर्ता जो अभी विपक्ष में हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके का बड़ा दावा किया है महेंद्र भट्ट ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जल्द ही बीजेपी का कुनबा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष से कई कार्यकर्ता नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर यहां पर फेरबदल देखने को मिलेगा और चुनावों के मद्देनजर पार्टियों में आयाराम गयाराम की स्थिति देखने को मिलेगी और ज्यादातर विपक्षी पार्टियों से कार्यकर्ता आकर बीजेपी में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महा जनसंपर्क अभियान की तैयारी में जुटी है। 30 मई से उनका जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है और
30 जून तक ये अभियान जारी रहेगा। 1 महीने का ये अभियान है जिसमें घर घर जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की 9 उपलब्धियां बताई जाएगी, गिनाई जाएंगी। लेकिन इस बीच महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे ही लोकसभा चुनाव आएंगे वैसे ही जब केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां होंगी तो तमाम विपक्ष के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर यह बड़ा दावा किया है कि विपक्ष से कई कार्यकर्ता बीजेपी के संपर्क में हैं। प्लीज स्टे ऑन द चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी का कुनबा बढ़ाने की कोशिश एक बार फिर से हो रही है। चलिए, संवाददाता अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? महेंद्र भट्ट का बड़ा दावा है कि बीजेपी में कई जो सदस्यता है, विपक्षी पार्टी के जो कई नेता हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जल्द ही। देखिए, महेंद्र भट्ट जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इस बयान में जरूर विपक्षी खेमे में यहाँ पर चिंता की लकीरें उनके माथे में जरूर ला दी होंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दिक्कतें कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने लगातार आ सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव के बाद यहाँ पर संजीवनी बूटी की बात लगातार उनकी तरफ से की जा रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में क्योंकि 0 से शुरू यहाँ पर कांग्रेस को करना है। 5 लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं है। 5 सीटों में से उनको यहाँ पर विजय प्राप्त करनी है। वहीं भाजपा को ये करिश्मा दोबारा दोहराना है, तो जो यहाँ पर प्रेशर है वो दोनों ही पार्टियों पर है। और विपक्षी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी है। और अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर, अगर चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले अगर यहाँ पर कार्यकर्ता और कुछ नेता अगर भाजपा ज्वाइन करता है, ये जरूर कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। क्योंकि लगातार कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अपना वर्चस्व साबित करने पे लगातार प्रयास कर रही है और कई प्रकार से यहाँ पर जो है यात्राएं निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से और कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा में लगातार कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि जो यहाँ पर लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस की लगातार मानी जाती है। और अगर यहाँ पर सदस्य कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर लेते हैं भाजपा में तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है कांग्रेस के लिए। और वहीं भाजपा लगातार, क्योंकि जून का माह में पूरे लगातार कई कार्यक्रम यहाँ पर भाजपा करने जा रही है, उसको लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। उसको लेकर के अब जो समय है वो आगे आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कार्यक्रम है भाजपा के वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। अमित, विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़ा बयान है कि कई जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए क्या कर रहा है? देखिए, क्योंकि अब अगर महेंद्र भट्ट का ये बयान आया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। क्योंकि लगातार भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपने संगठन को लगातार बढ़ाने का प्रयास करती है और उसमें सभी दल के लोगों को कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि महेंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया है कि आप कार्यकर्ता यहाँ पर जो अन्य दल के हैं वो भाजपा में यहाँ पर शामिल होने को लगातार जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन पे कहीं ना कहीं उनकी सूची तैयार की जाएगी। इन सूची में क्योंकि समय समय पे भाजपा की तरफ से बयान भी आता है कि कांग्रेस के कई जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं और इसको लेकर के लगातार उनकी तरफ प्रयास किए जाएंगे। और अगर अब ये इसमें सत्यता अगर होती है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर करण मेहरा, वो लगातार यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और अगर उनके बीच में ऐसी कोई दिक्कतें हैं, कोई पार्टी फोरम में कोई बात रखनी, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भाजपा इस तरह के अगर कार्यकर्ताओं की सूची अगर तैयार कर रही है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा और इस ओर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो लड़ाई है वो लगातार भाजपा कांग्रेस के बीच में मानी जाती है और अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती जाएगी और उसको लेकर के भाजपा लगातार उनके खेमे पे लगातार नजर बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस जो है अब इस ओर ध्यान देकर कहीं ना कहीं अपने खेमे को बचाने का प्रयास लगातार कर रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा को 5,500 करोड़ रुपए घटा दिया है। पहले जो 14,500 करोड़ थी वो अब 9,000 करोड़ रुपए रह गई है। नई दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा 14,500 करोड़ रुपए थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए 5 महीने हुए हैं, मगर केंद्र ने ये कटौती की है। मंगलवार को सीएम ने कहा कि अधिकारियों की टीम के साथ वो फिर से दिल्ली जा रहे हैं और वहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सुक्खू ने कहा कि इतना ही नहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए केंद्र से मैचिंग ग्रांट मिलती थी, वो भी रोक दी गई है। एनपीएस के लिए मार्च में केंद्र ने 1,780 करोड़ पेंशन के मिलते थे। सीएम ने कहा कि राज्य में बिजली की परियोजनाओं का रॉयल्टी का शेयर 30 से 50% तक होना चाहिए। पिछली सरकारों ने मुफ्त रॉयल्टी आगे 12 साल के लिए खिसका दी है। प्रदेश में पहले ही आर्थिक तंगी है, ऐसे में प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के ऋण मुक्त होने की स्थिति में रॉयल्टी को बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से जब कैबिनेट विस्तार पर सवाल किया गया तो इस बात पर वो टालते नजर आए। दो 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन के लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। इसी खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से केंद्र और हिमाचल सरकार में एक बार फिर से कुछ रार देखने को मिल रही है, क्योंकि कर्ज लेने की सीमा को घटाया है केंद्र सरकार ने, ये कहना है सुक्खू का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। केंद्र ने जो कर्ज लेने की सीमा थी वो 5500 करोड़ घटा दी है। ऐसे में जो पहले प्रदेश जो एक वित्तीय वर्ष में 14,500 करोड़ कर्ज ले सकता था, अब वो केवल 9,000 करोड़ रह गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्हें केवल 5 महीने सरकार संभाले हुए हैं। ऐसे में केंद्र का जो ये फैसला है ये गलत है और इसको लेकर वो अपना पक्ष रखने दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वो भेंट करेंगे, ये मामला उठाएंगे। साथ ही उन्होंने जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी जो मैचिंग ग्रांट मिलती थी वो भी केंद्र ने रोक दी है, उसका भी मसला उन्होंने कहा है कि वो उठाएंगे। मार्च में जो केंद्र से 1780 करोड़ पेंशन के मिलते थे वो भी इस बार जो है रोक दिए गए हैं केंद्र की तरफ से। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी मुश्किलें, क्योंकि बार बार हालातों को रोना यहाँ पे रोया जा रहा था, आर्थिक वित्तीय हालात का जो रोना रोया जा रहा था। अब ऐसे में ये जो हालात है ये और खराब होते दिख रहे हैं हिमाचल सरकार की, क्योंकि कई तरह की जो ग्रांट थी वो केंद्र की तरफ से रोक दी गई है। और बिजली परियोजनाओं पर जो रॉयल्टी का शेयर जो हिमाचल सरकार की मांग है कि 30 से 50% तक होना चाहिए, लेकिन ये 12 साल तक के लिए ऐसे में बढ़ा दिया गया है मुफ्त रॉयल्टी, और इससे भी जो है प्रदेश को जो है आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। और उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम मसले हैं, चाहे वो एनपीएस वाला जो ग्रांट रोकी गई है, कर्ज लेने की सीमा जो घटा दी गई है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो केंद्र में मामला उठाएंगे और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। जी टीना जी, कब ये मुलाकात होने जा रही है और किस तरीके से ये मुलाकात वर्चुअल होगी या फिर खुद 1-to-1 मुलाकात होगी? देखिए, मुख्यमंत्री पिछले कल ही दिल्ली लौट गए थे और ये 5वां उनका दौरा है। अगर हम बोलें कि जल्दी जल्दी दो दिनों के बाद हफ्ते के अंतराल के हफ्ते में के अंदर की बात करें, 5वां दौरा उनका दिल्ली का है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के होंगे, उन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है। आज बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री से उनकी बैठक है, रूबरू बैठक होनी है। वो तमाम मसले प्रदेश के उठाएंगे, उनके साथ अधिकारी भी गए हैं और तमाम जो मसले हैं प्रदेश के उठाए जाएंगे, क्योंकि पहले ही जो हिमाचल है छोटा राज्य है, आर्थिक हालात यहाँ पे सही नहीं है। ऐसे में कर्ज के तले हिमाचल डूबा हुआ है और ऊपर से जो ये मैचिंग ग्रांट बंद कर दी गई है और वहीं कर्ज लेने की सीमा घटा दी गई है। तो ऐसे में जो पेंशन है, कर्मचारियों की तनख्वाहें हैं,
बाकी सब चीजें हैं, वो खर्चा जो निकालना है वो हिमाचल सरकार के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र में जो है अपना पक्ष रख सकते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने, और अपना जो हालात है वो बता सकते हैं कि जो मैचिंग ग्रांट जो मार्च में मिलनी थी वो भी अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में अब देखना है कि केंद्र की तरफ से उनको क्या जवाब मिलता है, कितना मजबूती से वो अपना पक्ष रखते हैं और किस तरह का जो जवाब है वो केंद्र की तरफ से उनको मिलता है। जी टीना जी, बिजली की परियोजनाओं पर रॉयल्टी का भी मुद्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 12 साल के लिए खिसका दिया है सरकार ने इसे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पानी पे पहला हक जो है हिमाचल का है, हिमाचल में परियोजनाएं हैं, हिमाचल में बिजली बनती है। ऐसे में हिमाचल को जो रॉयल्टी है उसमें 30 से 50% तक का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो है मुफ्त रॉयल्टी जो है वो 12 साल तक के लिए आगे खिसका दी गई है। ऐसे में जो पहले ही प्रदेश आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, ये जो फैसला पिछली सरकारों का है ये भी उल्टा जा रहा है। तो उनका कहना है कि ये मसला भी वो उठाएंगे कि जो केंद्र की जो ये बिजली जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें हमारा जो रॉयल्टी का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही जो शानन विद्युत परियोजना है, अभी तक जो पंजाब का उससे कब्जा है, वो कह रहे हैं कि अभी उसका जो लीज पीरियड है वो खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में शानन प्रोजेक्ट को भी जो है हिमाचल को सौंपा जाए, उसके लिए भी वो पहले बात कर चुके हैं। तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि 6 महीने अभी सरकार को नहीं हुए हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि केंद्र की तरफ से जो है वो अब जिस तरह से मैचिंग ग्रांट रोकी गई है, जिस तरह से कर्ज लेने की सीमा घटाई गई है, और भी काफी जो ग्रांट्स है वो अभी फिलहाल रोकी गई है। तो अब देखने की बात है कि हिमाचल सरकार किस तरह से इन हालातों से जूझती है, किस तरह से उभरती है, क्योंकि बार बार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस कह रही थी कि अपने वित्तीय संसाधन वो जुटाएंगे, और अब जो है वो केंद्र से बार बार हाथ फैला रही है। और वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, डेवलपमेंट परियोजनाओं को जो खर्च केंद्र करती है उसका वो हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसे में केंद्र का फर्ज है कि जो हिमाचल का जो हिस्सा बनता है उसको वो दें, ना कि रोकें। अब देखना है कि ये जंग जो है वो बहुत रोचक होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे जो सरकार है वो ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा के कुछ नेता केंद्र में जाकर हिमाचल की जो ग्रांट है, हिमाचल को जो डेवलपमेंट परियोजनाओं में जो हिस्सा मिलता है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर जो है हिमाचल का जो हिस्सा है वो उसको रोकने की कोशिश वहाँ केंद्र में जो है हिमाचल के भाजपा के नेता कर रहे हैं। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1,05,395 युवाओं के खाते में 32,35,25,000 रुपए की बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण करेंगे। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपए की राशि अंतरण की गई थी। इस बार उन्हें दूसरी किश्त दी जा रही है। इसे मिलाकर 1,05,395 युवाओं के खाते में 48,89,87,500 रुपए की राशि अंतरित हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन की नियमानुसार पात्रता जांच हो रही है। जिन मामलों में भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है। 1,680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृति कर लिया गया है। 493 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं। 1,001 प्रकरण लंबित हैं। पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था दी गई है। इसमें 2,942 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 1,425 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं। शेष के निराकरण पर कार्रवाई जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करने जा रहे हैं सीएम बघेल, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी बेरोजगारी भत्ता की पहली किश्त जारी कर चुके हैं। पहली किश्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीबन 64,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपए की राशि अंतरण की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज की बात करें तो आज दूसरी किस्त जारी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 32 करोड़
35,25,000 रुपए की जो राशि है वो 1,05,395 युवाओं के खाते में अंतरण किया जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का, तो उसके अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दूसरी किस्त जारी करेंगे, जिसमें अब तक की जो राशि है पहली किस्त और दूसरी किस्त को मिलाकर के तो अब तक 1,05,395 युवाओं के खाते में करीबन 48,89,87,500 रुपए की राशि अंतरित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से जिन युवाओं के खाते में राशि अंतरित की जानी उनमें महिलाओं की संख्या 64,025 है, तो कुल युवाओं की संख्या 29% है। इसी तरह 1,05,9 पुरुष है, जो कुल युवाओं का 61% है। बात करें तो शहरी युवाओं की बात करें तो 27,970 है, जो कुल युवाओं की संख्या 17% है। इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं की संख्या बात करें तो 1,25,000 से अधिक युवा हैं, तो कुल मिलाकर के 83% युवाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भत्ते की दूसरी किस्त जारी करेंगे। जी टिकेश, पहली किस्त जारी की जा चुकी है, ये दूसरी किस्त आज जारी होनी है। युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है बेरोजगारी भत्ते से और कितना सहयोग? देखिए, निश्चित तौर पर जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, जो युवा ग्रेजुएट हो चुके थे, जो युवा पढ़ाई करके घर में बैठे थे या फिर कोई बेरोजगार थे, उन युवाओं को जब ये समाधान मिले तो बड़ी संख्या में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारी भत्ता के रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार हमने रोजगार कार्यालयों में भीड़ देखा और सभी बड़े उत्साह के साथ रोजगार कार्यालय पहुंच रहे थे और सभी बेरोजगारी भत्ता के आवेदन सबमिट कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशखबरी है युवाओं के लिए और युवाओं के चेहरे में रौनक थे। जिस तरीके से वो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए लगातार कतार में लगे थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उस समय जिस समय युवा जो बेरोजगार युवा है वो रोजगार कार्यालय पहुंचे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को सरकार निभा रहे हैं और जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर कारगर साबित है। तो फिर जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जाए या फिर जो बेरोजगारी भत्ता के साथ युवाओं को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, जैसे आने वाले समय में बेरोजगारी भत्ता के साथ अपने व्यवसाय अपने नौकरियों के लिए आगे वो अपना स्वयं रोजगार पैदा कर सके, तो इसके लिए कई कॉलेज और कई संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।